आज के पाठ का शीर्षक है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप प्रसाद जी के जीवन एवं व्यक्तित्व तथा उसके निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले युग परिवेश को समझ सकेंगे। प्रसाद के काव्य के क्रमिक विकास को जान सकेंगे। प्रसाद जी के शिल्प विधान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भाषा, सौंदर्य तथा अलंकार, छंद आदि विधानों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकेंगे। आरंभ से ही छायावाद अपनी नवीनता के कारण बहुचर्चित रहा। विषय एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से यह परंपरित साहित्य से कुछ भिन्नता लिए हुए विकसित हुआ। सौंदर्य बोध, प्रतीक योजना, चित्रभाषा शैली तथा प्रेम की वैयक्तिकता जैसे शीर्षकों के माध्यम से रचनाएं प्रचुर मात्रा में लिखी जा रही थीं। किसी रचनाकार द्वारा प्रयुक्त शब्द भंडार उसके गंभीर ज्ञान तथा अभिव्यक्ति का परिचायक है। हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का शब्द भंडार सर्वाधिक संपन्न है। प्राचीन भारत के इतिहास और वैदिक तथा पौराणिक साहित्य का प्रसाद जी ने गंभीर अध्ययन किया था। प्रसाद के नाटक, उनकी कहानियां और कामायनी महाकाव्य सभी इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति का उन्होंने गंभीर अनुशीलन किया था। प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटकों के द्वारा प्राचीन भारत का सुंदर स्पष्ट चित्र उपस्थित किया है। प्रसाद की प्रतिभा दृष्टि का उन्मीलन हिंदी साहित्य के जिस युग में हुआ वह भारतेंदु काल का अंतिम चरण था। वाराणसी उन दिनों हिंदी के समस्त साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। भारतेंदु ने भक्ति और रीति की समस्त मध्ययुगीन ब्रजभाषा काव्य परंपरा को आत्मसात कर अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें एक ओर कृष्ण भक्ति और दूसरी ओर रीतिबद्धता और रीति मुक्तता के विविध स्वर सुनाई पड़ते हैं। भारतेंदु के बाद ब्रज कविता का प्रौढ़ रूप श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य में दिखाई देता है, जो रीतिबद्धता की परंपरा में पद्माकर से जुड़े हैं। हिंदी कविता सन 1914 के आसपास से ही विषय वस्तु और शिल्प विधान की दृष्टि से परिवर्तित होने लगी थी। इस परिवर्तन की विषय वस्तु की दृष्टि से वे अनेक लक्षण हैं जिन्हें समग्र रूप में छायावाद नाम दे दिया गया है। इस प्रवृत्ति के कवियों में प्रेम और वेदना, प्रकृति सौंदर्य के औत्सुक्य औत्सुक्यपूर्ण दृष्टि, संघर्षशील वातावरण से दूर किसी काल्पनिक जगत के निर्माण की ललक, दिव्य शाश्वत सौंदर्य की कल्पना, सामाजिक उत्पीड़न के प्रति विद्रोह, नारी के सम्मान की प्रतिष्ठा, देश प्रेम और विश्व मानवतावाद तथा प्राचीन इतिहास के गौरवमय चित्रण जैसी विविध प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। शैली की दृष्टि से यह अभिनव काव्यधारा नए प्रगीतात्मक छंदों के प्रयोग के साथ काव्योचित पद विन्यास, लाक्षणिक वक्रता और व्यंजना शक्ति को लेकर चलती है। इस काव्यधारा में एक प्रवृत्ति यह भी है कि कवि ने आत्मनिष्ठ अनुभूतियों को काव्य के माध्यम से वाणी दी है। प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। इंदु पत्रिका में प्रकाशित प्रसाद की ब्रजभाषा में रचनाएं चित्राधार के प्रथम संस्करण में संकलित हैं। उन्होंने प्रथम काव्य सर्जना की बेला में ब्रजभाषा में एक सवैया लिखा था। उर्वशी की कविता संपूर्णतः ब्रजभाषा में है। इसके साथ ही खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाओं में भी ब्रजभाषा का प्रभाव बना रहा, जैसे धवल मनोहर दृष्टि, सुखदायक हिम अनुराग, मनहु सुधा के बिंब में लपटे नलिन पराग। इसे ही खड़ी बोली का ब्रजभाषाकरण माना गया है। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने प्रेम पथिक खंड काव्य, जो मूल रूप से ब्रजभाषा में रचा था, इसका प्रकाशन सन 1905 ईस्वी में हुआ, किंतु बाद में सन 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में इसे परिवर्तित और परिवर्धित कर दिया गया था। इस काव्य में किशोर चमेली की बड़ी सूक्ष्म प्रेम कथा वर्णित है। प्रेम पथिक एक अनुकांत रचना है तथा इसका छंद विधान स्वच्छंद है। इसमें संगीतात्मकता भी है। इसकी भाषा पर्याप्त प्रौढ़ है, यद्यपि इसमें व्याकरणिक अशुद्धियां यथातथ हैं। नवीन अलंकरण विधान तथा स्वाभाविकता के कारण प्रेम पथिक की कला में पर्याप्त नवीनता है। लाक्षणिकता भी इसमें देखने योग्य है। बना रही है सोने का संसार तपन की पीत विभा। प्रेम पथिक के अतिरिक्त कानन कुसुम काव्य संग्रह महाराणा का महत्व की रचनाओं का जिक्र किया जा सकता है, जिनमें खड़ी बोली होते हुए छंद विधान में कोई नवीनता नहीं है। रोला, घनाक्षरी, रूपमाला
अरिल जैसे छंदों के अतिरिक्त खड़ी बोली में रोला और उल्लाला से मिश्रित छपे भी मिलते हैं। अलंकार के भार से कहीं कहीं भाषा में शैथिल्य आ गया है, जैसे मकरंद, बिंदु और चित्रकूट ऐसी ही कविताएं हैं। महाकवि प्रसाद के काव्य के क्रमिक विकास के अंतर्गत झरना का विशेष महत्व है। इस काव्यकृति को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का जीवन अनेक तरंगों में आंदोलित हो रहा था। झरना की अधिकांश रचनाएं ऐसे ही भावों को लेकर लिखी गई हैं। जब कवि की भावनाएं बिना किसी रुकावट के झरना सी कल कल छल छल करती हुई प्रवाहित होना चाहती हैं, उस समय कल्पनाएं सरस, उल्लसित और कौतूहलपूर्ण होकर अभिव्यक्त होने के लिए आतुर हो उठती हैं। झरना में प्रसाद की काव्यकला का निखार दिखाई देता है। इस कारण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। यह मुक्तक का पूर्ण एवं सुंदर रूप प्रस्तुत करती है। झरना में कवि के भावों में स्थिरता है और शब्द योजना भी सटीक है, भाषा व्यंजक है। इस संग्रह की कुछ कविताएं भाषा की दृष्टि से वास्तव में उच्च कोटि की हैं। अव्यवस्थित, विषाद, वसंत परिचय आदि रचनाएं इसके उत्तम उदाहरण हैं। इन कविताओं में अभिधा शब्द शक्ति के स्थान पर लक्षणा और व्यंजना का अधिक प्रभाव है। शब्द चयन सार्थक, भावानुकूल एवं माधुर्यपूर्ण है। इनमें संगीत की लय है और सुंदर प्रवाह है। झरना की कुछ रचनाएं व्यवस्थित और कुछ शिथिल भी हैं। इस संग्रह की प्रारंभिक रचनाएं प्रसाद गुण से सर्वथा परिपूर्ण है। जलन छाती की बड़ी सहता हूं, मिलो मत मुझसे यही कहता हूं। तुम रहो शीतल हमें जलने दो, तमाशा देखो हाथ मलने दो, तुम्हें है शपथ हमारी। झरना कृति को प्रसाद ने नवीन और प्राचीन अलंकारों से सुसज्जित किया है। शब्द अलंकारों के साथ साथ उनकी छायावादी शैली में अनेक पाश्चात्य भावों का विधान भी मिलता है। रूपक भी प्रसाद का अत्यंत प्रिय अलंकार रहा है। रूपक के साथ समास का चमत्कार दृष्टव्य है। चंद किरण हिमबिंदु मधुर मकरंद से बनी सुधा रख दी हीरक पात्र में। छंद की दृष्टि से कवि ने पुराने पद, कवित, ताटंक से लेकर कई प्रकार के नवीन जैसे अतुकांत या छायावाद 16 मात्राओं वाला प्रिय और प्रसिद्ध छंद आदि का प्रयोग किया है। भाव, भाषा, अलंकार और छंद की दृष्टि से झरना प्रसाद की एक विशिष्ट और अनुपम काव्यकृति है। झरना से एक छायावादी युग का आरंभ होता है। इस काव्य का विशेष महत्व कवि की प्रयोगशाला के रूप में ही है। इस प्रयोगशाला के प्रयोगों पर कवि प्रसाद की आंसू, लहर और कामायनी जैसी भावी कृतियां खड़ी हैं। आंसू प्रसाद जी की एक बहुत महत्वपूर्ण काव्यकृति है। आकार की दृष्टि से आंसू एक लघु कृति है। प्रथम प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। इसका दूसरा संस्करण 8 वर्ष बाद 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले संस्करण की तुलना में यह बहुत परिवर्तित था। छंदों का पिछला क्रम भी बदल दिया गया, जिसके कारण मुक्तक होते हुए भी इसमें एक सुदृढ़ता आ गई और शुक्ल जी का समन्वित प्रभाव निष्पन्न होने वाला आक्षेप भी दूर हो गया। आंसू विरह प्रधान कोमल भावमयी रचना है। कवि ने कोमलकांत पदावली की योजना करते समय खड़ी बोली को सुकुमार एवं माधेपूर्ण शब्द समूह का प्रयोग किया है, जिसमें लय है, गति है, ताल एवं छंद की अनुकूलता है और भावों के वहन करने की अपूर्व क्षमता है। खड़ी बोली को मधुर एवं मनोहर बनाने में आंसू काव्य का योगदान सर्वथा सराहनीय है, क्योंकि कवि ने खड़ी बोली भाषा की खड़खड़ाहट को दूर करते हुए तत्सम शब्दों को भी जहां तहां सुकुमार और माधुर्य बना दिया है। इसीलिए स्वप्न के स्थान पर सपना, माणिक्य के स्थान पर मानिक, प्रातः के स्थान पर प्रात, पूर्णिमा के स्थान पर पूर्णिमा, छवि पुरनिया थी छाई आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करके कवि ने अपनी भाषा को सरल, सुबोध एवं सहज माधुर्य बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है। आंसू काव्य की भाषा में दूसरी विशेषता यह है कि इसमें स्वर मैत्री का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि कवि ने इसमें दिव्य संगीत की सृष्टि हेतु ऐसे शब्दों को एक साथ रखने का बड़ा प्रयास किया है जिसमें समता है, एक रूपता है, एक स्वरता है और एक लय उत्पन्न करने की अपूर्ण क्षमता भी है। इस स्वर मैत्री के संयोग से साधारण पंक्ति में भी आनंद एवं माधुर्य उत्पन्न करने की अद्भुत शक्ति आ गई है। आंसू की स्वर मैत्री ने ही कितने ही कवियों को ऐसा ही काव्य रचने की प्रेरणा प्रदान की है। इसके स्वर मैत्री का ही यह प्रभाव है कि हजारों पाठकों को आज भी आंसू के पद कंठस्थ हैं और उसके पद्य को सुनने के लिए श्रोता लालायित रहते हैं।
रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। आंसू काव्य की भाषा की विशेषता है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य के कारण ही आंसू काव्य गीता के गुण से ओतप्रोत है। प्रसाद ने नाद सौंदर्य की सृष्टि हेतु शब्दों को खरात पर ढालकर उन्हें सहज सुकोमल, सहज माधुर्य एवं सहज सुंदर बनाने का प्रयास किया है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। आंसू काव्य की एक विशेषता है लाक्षणिकता। कवि ने ऐसे ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया है जो अपने वाच्यार्थ से भिन्न किसी न किसी लक्ष्यार्थ के द्योतक हैं और जिनके प्रयोग से काव्य में चारुता, चमत्कारिता एवं रमणीयता की सृष्टि हुई है। छायावाद ने सर्वाधिक लाक्षणिकता को ही गले लगाया है। आंसू के इन लाक्षणिक प्रयोगों में रोचकता, गंभीरता एवं मनोरंजकता का गुण भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। लाक्षणिक प्रयोगों से हिंदी कविता अपनी दूरारूढ़ कल्पना के सहारे अभिव्यंजना की नूतन दिशा की ओर अग्रसर होती है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यहां विधु का लक्ष्यार्थ है मुख, काली जंजीरों का लक्ष्यार्थ है काले काले केश, मणि वाले फड़ियों का लक्ष्यार्थ है वेणु और हीरों का लक्ष्यार्थ है मोती। आंसू काव्य की भाषा की एक अन्य विशेषता है प्रतीकात्मकता। आंसू काव्य की भाषा को सरस, सुंदर, मधुर एवं गंभीर बनाने के लिए कवि ने प्रतीकों की बड़ी सुंदर योजना की है। इन प्रतीकों के कारण ही आंसू में सर्वत्र गूढ़ता एवं गहनता विद्यमान है। इसी कारण उसमें उक्ति वैचित्र की छटा स्थान स्थान पर छिटक रही है। प्रतीकों के माध्यम से कवि जड़ पदार्थों में भी चेतनता का संचार करते हैं, भावाभिव्यक्ति में कलात्मकता एवं चमत्कार उत्पन्न करते हैं और आंसू के पद्यों को सौंदर्य एवं माधुर्य से ओतप्रोत बना देते हैं। कवि का यह प्रतीक विधान हिंदी के काव्य क्षेत्र में छायावाद के नवोन्मेष का द्योतक है और कवि प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य में प्रतीकात्मकता का संदेश देने वाले अग्रदूत हैं। आंसू काव्य की भाषा में कुछ तो ऐसे प्रतीक आए हैं जो सर्वसाधारण में प्रचलित हैं तथा जिन्हें परंपरागत भी कहा जा सकता है। जैसे झंझावत प्रायः शोक एवं आहों के तीव्र झोंकों का प्रतीक होता है, बिजली स्मृति का प्रतीक होती है, निरदमाला वियोग एवं विषाद की गहनता का प्रतीक होती है, प्रलय की धाराएं शोक एवं विषाद पीड़ा की प्रतीक होती हैं और अंधकार घोर निराशा का प्रतीक है। इन सभी प्रतीकों को लेकर कवि ने आंसू की भाषा में सरसता एवं सजीवता की सृष्टि की है। कलियों को उन्मुख देखा सुनते वह कपट कहानी, फिर देखा उड़ जाते भी मधुकर को कर मनमानी। मधुराका मुस्कुराती थी पहले, देखा जब तुमको, परचिस से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। आंसू की काव्य भाषा में चित्रमयता का प्रयोग अत्यधिक मिलता है, जिसमें किसी भाव, विचार, दृश्य, व्यक्ति या पदार्थ के संश्लिष्ट चित्र के निर्माण करने की अपूर्ण क्षमता है। सभी शब्द चित्र स्थिर एवं गतिहीन नहीं है, अपितु इनमें गत्यात्मकता का सौंदर्य विद्यमान है और वे क्षण क्षण भर नवीनता से परिपूर्ण प्रतीत होते हैं। कवि ने शब्द चित्रों द्वारा ही आंसू को भावों की अद्वितीय चित्रशाला बना दिया है, जिसके चित्रों में मनोरंजन के साथ साथ अलौकिक आनंद प्रदान करने की अपूर्व क्षमता है। यौवन के मद की लालिमा से परिपूर्ण तथा काजल की रेखा से सुशोभित प्रिया की काली काली आंखों के शब्द में नैसर्गिक शोभा विद्यमान है। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदरा से भरती किसने नीलम की प्याली। तिर रही अतृप्ति जलधि में नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली। प्रसाद ने अपने आंसू काव्य में उपचार वक्रता के द्वारा भाषा को अत्यधिक सरल, सुंदर एवं सशक्त बनाया है और भावों के अद्भुत चित्र अंकित किए हैं। आंसू काव्य की भाषा का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें कवि ने अभिव्यंजना की नूतन पद्धति का प्रयोग करते हुए भाषा को सर्वाधिक मधुर, सर्वाधिक सरस, सर्वाधिक सशक्त और सर्वाधिक सजीव बनाने का सुंदर प्रयास किया है। इस काव्य की भाषा में सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों के निरूपण की अद्भुत क्षमता है। ऐसी सशक्त भाषा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। लहर प्रसाद जी की बहुत ही प्रौढ़ रचनाओं का संग्रह है।
जिसका प्रकाशन आंसू के बाद सन 1933 ईस्वी में हुआ। इसमें झरना के बाद लिखी हुई स्फुट कविताएं संकलित हैं। इसमें सबसे अधिक कविताएं तो प्रेम और यौवन से संबद्ध हैं। उन्हें प्रणय गीत कहा जा सकता है। कुछ कविताएं ऐतिहासिक हैं, इनमें बौद्ध दर्शन की छाप है। आंसू कवि का रुदन था, उसके द्वारा उन्होंने अपने हृदय की हलचल और उसके झंझावात को समाप्त किया। रोने पर दुख का हल्का हो जाना और हृदय का शांत हो जाना स्वाभाविक है। लहर में स्वाभाविक शांति के दर्शन होते हैं। कला की दृष्टि से लहर एक प्रौढ़ रचना है। भाषा, अलंकार विधान, छंद योजना इस प्रौढ़ता के परिचायक हैं। प्रसाद की भाषा को प्रायः संस्कृत निष्ठा के आधार पर कठिन कहा जाता है, किंतु ऐसा है नहीं। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है, फिर भी अधिक बोधगम्य है। उनके शब्दभाव प्रकाशन में पूर्ण सक्षम है। उन्होंने शब्दों की नई भंगिमा प्रस्तुत की है। पेशोला की प्रतिध्वनि, इसमें पेशोला उदयपुर की बिछौला झील है, उसमें महाराणा प्रताप की ललकार उद्बोधित करती हुई प्रतिध्वनित हो रही है। कौन लेगा भार यह, कौन बिचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर व्रज से, प्रलोल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। प्रेम और यौवन विकास के कवि होने के कारण प्रसाद की रचनाओं में माधुर्य गुण की प्रधानता स्वाभाविक है। मधुप गुनगुना कर कह जाता, तुम्हारी आंखों का बचपन, वे दिन कितने सुंदर थे आदि रचनाएं माधुर्य गुण से ओतप्रोत हैं। लहर की इन पंक्तियों में प्रसाद की प्रसादमयता कितनी स्पष्ट है। आज विजयी हो तुम और हैं पराजित हम, तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है, वीरभूमि पंचनद वीरता से रिक्त नहीं। लहर में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है, प्रदर्शन की भावना से नहीं। अन्य छायावादी कवियों की तरह प्रसाद ने अर्थालंकार का ही अधिक प्रयोग किया है। उन्होंने परंपरागत भारतीय अर्थालंकार के साथ पाश्चात्य अलंकार भी अपनाए हैं। लहर में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि भारतीय अलंकारों तथा मानवीकरण एवं विशेषण विपर्य नामक पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। जवा कुसुम सी उषा खिलेगी मेरी लघु प्राची में, बीती विभावरी जागरी तथा अब जागो जीवन के प्रभात में कवि ने प्रकृति के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। छायावादी प्रगीतों के प्रौढ़तम चित्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। भाव, भाषा, अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रसाद की यह अनुपम कृति है। लहर के गीतों का सबसे बड़ा गुण है प्रभावमयता, जो सभी प्रकार के गीतों में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त सौंदर्यमयी कल्पना, भावान्विति, प्रसाद गुण, विशुद्ध काव्यात्मकता, प्रतीकात्मकता तथा बिंब विधान आदि अन्य दृष्टियों से भी लहर के गीत बड़े समृद्ध है। भाषा की दृष्टि से प्रसाद की कामायनी प्रौढ़तम कृति है, जिसका प्रकाशन सन 1935 ईस्वी में हुआ। प्रसाद जी की कामायनी का भाव पक्ष जितनी परिपूर्णता लिए हुए है, वह जितना वैभवशाली, गरिमामय और प्रशंसनीय है, उसका शिल्प पक्ष भी उतना ही सराहनीय है। शैली या शिल्प विचारों की वेशभूषा है। भाव यदि आत्मा है तो शैली उसका शरीर। शरीर से आत्मा को और आत्मा से शरीर को अलग नहीं किया जा सकता। शैली के उपकरण है भाषा पद्धति, उक्ति व चित्र, अलंकार और छंद। भाषा भावाभिव्यंजना का माध्यम है। कामायनी की भाषा में 3 प्रकार के चित्र मिलते हैं: शब्द चित्र, वस्तु चित्र और भाव चित्र। वस्तु चित्रों के अंकन में प्रसाद जी ने व्यंजनात्मक शैली से अधिक काम लिया है। कहीं कहीं भाषा क्लिष्ट अवश्य हो गई है, परंतु प्रसंग उस भाव को खोल देता है। धवल मनोहर चंद्रबिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीत, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद जी कुशल हैं। वास्तव में भावों की मूर्तता शब्द चित्र पर निर्भर करती है। शब्द की व्यंजना और लक्षणा शक्तियां भावों का मूर्त विधान रचती हैं। प्रसाद जी ने दोनों ही शक्तियों का सफल प्रयोग किया है। लक्षणा के प्रयोग से प्रसाद जी ने भाषा में चित्रमयता, अर्थवृद्धि और चमत्कार पैदा किया है। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध चंचल। काव्य सौंदर्य के निर्धारक तत्वों में
बिंब की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंग्रेजी के इमेज शब्द का पर्याय है बिंब। इसका अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ का मनश्चित्र प्रस्तुत करना है। इसे भाव गर्भित शब्द चित्र भी कह सकते हैं। भावों को स्थापित करने के लिए चित्र भाषा का कथात्मक प्रयोग करने वाले कवि प्रसाद ने बहुत से बिंब तैयार किए, जिनमें उनकी स्वानुभूति, संस्कार, अध्ययन तथा जीवनानुभवों की स्पष्ट झलक मिलती है। अमूर्त को मूर्त बनाने की कथात्मक उपलब्धि प्रसाद की कामायनी में सहज रूप से देखने को मिलती है। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। प्रसाद जी ने खड़ी बोली भाषा के तत्सम, परिष्कृत और शुद्ध रूपों का प्रयोग किया है। परंपरागत साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, यथा गैल, बयार, दांव, पिछला, पह, परछाई आदि। कुछ शब्दों को मधुर बनाने के लिए उनके रूप को विकृत किया गया है, जैसे तीर का तीरे, मुस्कान का मुस्कान, आलस्य का आलस, निर्बल का निबल आदि। कामायनी में विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर है। केवल आशा सर्ग में जीवन की छाती के दाग नामक पंक्ति में फारसी के दाग शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रसाद ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार प्रिय प्रवास में मिलता है। प्रिय प्रवास में समास बहुल प्रयोग पदावली को संस्कृत का श्लोक बना देता है। कामायनी में प्रयुक्त शब्द ही वही हैं, किंतु उनकी संघटना इस प्रकार की गई है कि अनुभूति के बोधगम्य होते ही अर्थाभिव्यक्ति में विशेष कठिनाई नहीं होती। कामायनी में काव्य दर्शन और मनोविज्ञान का अद्भुत समन्वय हुआ है। कामायनी की शब्दावली में विभिन्न अनुभावों तथा प्रणय लीला के विविध व्यापारों को बहुत ही सजीव बनाया गया है। शब्द योजना के द्वारा क्रिया व्यापारों को चित्रित करने में प्रसाद अद्वितीय हैं। कवि प्रसाद ने पंथ की भांति यद्यपि अधिक नए शब्दों का निर्माण नहीं किया, किंतु प्राचीन अप्रचलित शब्दों के प्रयोग द्वारा भारतीय संस्कृति के प्राचीन परिवेश को स्वरूप प्रदान किया है। कामायनी की भाषा शैली को प्रौढ़ एवं भव्य बनाने में बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता, लक्षणा, व्यंजना, मानवीकरण तथा वायवीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। काम, लज्जा जैसे नितांत अशरीरी पात्रों की अवतारणा प्रधान शैली में नहीं की जा सकती थी। यही कारण है कि कामायनी की शैली वस्तु वर्णन प्रधान न होकर भावव्यंजक एवं प्रगीतात्मक है। कामायनी की भाषा शैली में महाकाव्योचित औदात्य एवं गरिमा पाई जाती है। रहस्य भावना, दार्शनिक विवेचन, लाक्षणिक प्रयोग तथा वैदिक वातावरण को साकार करने के लिए तदनुकूल शब्द योजना का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में अस्पष्टता का आभास पाया जा सकता है। जैसे श्रुतियों के चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा। महाकाव्य की शैली का छंद भी एक आवश्यक गुण है। नूतन भाव के साथ उसके उपयुक्त नूतन छंद का सामंजस्य कर देने से काव्य में रमणीयता की वृद्धि हो जाती है। कामायनी में जीवन की विविधता के चित्र चित्रित हैं, अतः स्वभावतः छंदों की विविधता होना स्वाभाविक है। कामायनी में सभी मात्रिक छंदों का प्रयोग है। प्रसाद जी के छंदों की मुख्य विशेषता है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य की रक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन भी करना पड़ा तो प्रसाद जी ने इसकी चिंता नहीं की। नामवर सिंह ने कहा है, प्रसाद के शब्द अधिक प्रगाढ़, मधुमय और नादानुकृतिमय है। निर्वेद में श्रद्धा द्वारा गाया गया गीत आज की प्रगीत पद्धति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तुम कोलाहल कहल में, मैं हृदय की बात रे मन। कामायनी की भाषा पर विचार करने से ऐसा लगता है कि यह एक लंबे भाषाई संघर्ष का परिणाम है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली की तीव्रतात्मक भाषा से छुटकारा पाने के बाद ही ऐसी भाषा का निर्माण हुआ। कामायनी की भाषा जहां प्रसाद के बौद्धिक विकास का परिणाम जान पड़ती है, वहीं वह इस भाषाई संघर्ष की ओर संकेत करती है। इस पाठ के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद के काव्य की भाषा को 3 भागों में बांटा जा सकता है: आरंभिक काल, माध्यमिक काल और प्रौढ़ काल। प्रसाद की भाषा में प्रौढ़ता, चित्रात्मकता और लाक्षणिकता का प्राधान्य, भावानुकूल प्रभविष्णुता आदि सभी गुण हैं। इस काल की भाषा में विदेशी शब्दों का पूर्णता अभाव है, तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक है।
प्रसाद जी ने अपने काव्य की विस्तृत पटभूमि पर उस विराट सदी तुलिका से चित्रकारी की है जिसके रंग न कभी धुंधले हो सकते हैं और न कभी उसकी रेखाएं मिट सकती हैं।